नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुणे आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुणे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा चल रही थी हमारी हमारा जो साइंस का पहला चैप्टर है उसकी बात हम कर रहे थे। क्या है? भोजन और मानव स्वास्थ्य। ठीक है कि भोजन है वो कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, भोजन में क्या क्या होता है, और फिर जो हम खाते पीते हैं उसके द्वारा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की कौन सी चीज हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, उन सब चीजों पर इस पूरे चैप्टर के अंदर चर्चा होनी थी। काफी हद तक हमने चर्चा कर भी ली और आज चैप्टर है वो अपना समाप्ति की ओर है। आज ये मानो कि हो सकता है लास्ट क्लास हो। आज जो सिलेबस है वो जो चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन तो देखो जितने हैं वो जितनी थ्योरी के अंदर हैं वो आगे चलो फिर एक बार हम उन पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, अब देखिए चर्चा चल रही थी हमारी नशीले पदार्थों के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी कि जैसे तंबाकू है, गुटखा है और जो शराब है, अफीम है, इन सब पर चर्चा कर ली। उसके अलावा दवाइयों का जो मार्केट ऐसा चल रहा है, जो नशे का कारोबार एक दवाइयों के थ्रू चल रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी कि कैसे कैसे लोग इन मार्केट में मिलने वाली जो मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग कैसे नशे के रूप में करते हैं, उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, या मैं यूं कहूं कि अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या दे रखा है? वो ये दे रखा है कि मिलावट का। किस चीज का? मिलावट का, कि बाजार में जो सामान मिलता है उसके अंदर कैसे कैसे मिलावट की जाती है। और वो मिलावट, अब देखो हम बात कर रहे हैं जब भोजन की और मानव स्वास्थ्य की, तो यहां हम किसकी बात करेंगे? यहां हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। एक सर्वे के अनुसार जब बाजार में मिलने वाला जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर मिलने वाले पदार्थों के अंदर 30 से लेकर और 40% तक क्या की जाती है? मिलावट है वो की जाती है। 30 से लेकर 40% तक जो खाद्य सामान आता है ना उसके अंदर, ये मानो कि आधे जितनी खाने की चीजें हम मार्केट से लाते हैं उसके अंदर आधी के अंदर क्या आती है? मिलावट आती है। और मिलावट भी छोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े स्तर पे की जाती है। मिलावट होती क्यों है? मिलावट क्यों होती है? वो तो ये होती है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन क्या कोई रोकता नहीं है इसको? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता? देखिए, जब क्या होता है कि त्योहारों का सीजन चलता है ना, तो उस समय जो हम खाद्य विभाग की जो टीम है वो थोड़ी सी एक्टिव होती है। उस समय हमें न्यूज़पेपर में रोज देखने को मिलते हैं, आज इतने किलो नकली मावा पकड़ा, इतने किलो नकली मिठाई पकड़ी। ठीक है, वो क्या है कि जैसे पाउडर वगैरह इन हिसाब से क्या है कि वो मिठाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। और वो देखो क्या है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है ना, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी मिलावट उन्हीं में की जाएगी, क्योंकि उसी से ज्यादा मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। अब मैं बात करूं कि त्योहारों के सीजन की, होली दीपावली है, इस समय हम सब जाते हैं कि कहाँ? दुकानों के ऊपर मिठाइयाँ लेने, और वहां मिलेगा क्या? सब कुछ नकली मिलेगा, सब कुछ नकली मिलेगा। मावे की मिठाइयाँ वो नकली मिलेगी, जितनी भी चीजें लगभग क्या मिलेगी उनके अंदर मिलावट है वो पाई जाएगी, क्योंकि मुनाफा वहीं कमाया जा सकता है। अब क्या कोई रोकता नहीं है इनको? ये है एक तो भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार के कारण सबसे बड़ा है घूसखोरी है या भ्रष्टाचार, जो भी मैं बोलूं, सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक ऐसा रीजन है जिसके द्वारा ये सब चीजें हैं ये केवल और केवल कागजों में सिमट कर रह जाती हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। यहां से जांच के लिए जाते हैं, हो सकता है 2 या 3 दुकानों पे जांच की हो, हाँ अखबार में दूसरे दिन आता है, या अपनी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हमने इतनी यहाँ छापेमारी की और ये हमें मिला। ठीक है, तो क्या है सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? सबसे बड़ा रीजन है इसका, इस मिलावट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है भ्रष्टाचार। क्योंकि अगर सरकारी जो महकमा है वो अगर पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि अगर वो एकदम 100% अगर एक्टिव रहे बिना किसी भ्रष्टाचार के, तो मिलावट है वो बहुत हद तक क्या की जा सकती है? कम की जा सकती है। कानून भी बनाए हुए हैं, लेकिन वही बात है ना कि कानून की ना तो पालना कोई करता है, और अगर करवाने वाला है कि जो जबरदस्ती उस कानून की पालना करवा सके, अगर वो अपने काम में रुचि नहीं लेगा तो फिर सामने वाला भी उस कानून की पालना है वो क्यों करेगा? चलिए, अब आज बात करेंगे हम खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? कोल्ड ड्रिंक की।
ये एक ऐसी चीज है, इसके अंदर ये मानो कि कुछ सरकार ने यहाँ कोई मानक तय नहीं कर रखे हैं इसके अंदर कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो जो तत्व पाए जाते हैं, जो जो अम्लीय पदार्थ हैं, जो भी उसके अंदर जितने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, उन सब की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो मानक है वो सरकार ने यहाँ तय नहीं कर रखे हैं। तो एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो बनाने वाला, जो उत्पाद बनाएगा, वो अपने हिसाब से इसके अंदर डालेगा। अगर सरकार उनमें मानक तय कर दे कि ये एसिड है, ये इतना ही होना चाहिए, इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, तो उससे क्या है, उससे ये होगा कि वो सरकार ये तय कर दे कि हाँ इसका कोई भी मान लो एसिड है या कोई और तत्व है, उसकी एक निश्चित मात्रा तय कर दे कि हाँ इस मात्रा से अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो शरीर के लिए हानिकारक है, वो साबित होगी। तो ये क्या है, जो निर्माता, जो कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से ये जो मात्रा जोड़ती हैं अपने फायदे के लिए, वो नहीं जोड़ पाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। मैं बात करता हूं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाया क्या क्या जाता है। सबसे पहले तो आज उस पर चर्चा करेंगे। मैं नाम लिखूंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर मिलाई जाती हैं। लिंडेन, डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, आपको सबको भली भांति पता है। डीडीटी वो दवा होती है जो मच्छरों को मारने के लिए हम इसका छिड़काव करते हैं। अब आप देख लो, कोल्ड ड्रिंक में अगर ये आपको मिलाकर दी जाती है तो आपको क्या पिलाया जा रहा होगा, ये आप है वो भली भांति जानते हैं। उसके बाद क्या आता है, मेलेथियन है, वो इसके अंदर मिलाया जाता है। उसके बाद क्लोरपाइरोफिस, क्लोरपाइराफोस, ठीक है, क्लोरपाइराफोस है, वो इसके अंदर मिलाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। क्या मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। एक है इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल है, वो इसके अंदर मिलाया जाता है। ये क्या करते हैं, वो उन सब चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे कि किनसे क्या बीमारियां होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्यों मिलाए जाते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल है, वो इसके अंदर मिलाया जाता है। उसके पश्चात बेंजोइक एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है। बेंजोइक अम्ल है, वो इसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है बेंजोइक एसिड के साथ, एरिथोर्बिक एसिड और बोरिक एसिड। एरिथोर्बिक और बोरिक अम्ल ये हैं, ये भी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, मिलाए हुए होते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे कि ये इससे होने वाले नुकसान के ऊपर भी यहाँ हम है वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया जाता है कि पीपीएस भी इसके अंदर मिलाया जाता है। क्या, पीपीएस। और क्या दिया हुआ है मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए, यही दिया हुआ। चल अब देखिए, अब मैं बताता हूं कि ये जो लिंडेन है, डीडीटी है, मेलेथियन है, ये क्लोरोपाइराफोस है, ये क्लोरोपाइराफोस। तो ठीक है, तो ये हैं, ये जितने तत्व होते हैं डीडीटी का, तो आप भली भांति जानते हो, जो मच्छरों को मारने के लिए जो जहर काम में लिया जाता है, वो जहर हमें पिलाया जा रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि इनसे क्या होता है। लिंडेन, डीडीटी, मेथेलियन और मेलेथियन और क्लोरपाइराफोस, इससे क्या होता है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उन पर अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी बुक में भली भांति दे रखा है। स्नायु, कैंसर, प्रजनन संबंधी रोग, और एक और है क्या, प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी। क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी भी इन तत्वों के कारण है, वो होती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं कि फास्फोरिक अम्ल की। तो फास्फोरिक अम्ल है, ये अम्ल क्या है, ये अम्ल ऐसा है जो लोहे को भी गला सकता है। लोहे को भी गला सकता है। कौन, फास्फोरिक एसिड है, वो लोहे को गला सकता है। और नुकसान है वो इसका क्या होता है, दांतों के लिए क्या है, नुकसानदायी।
दांतों के लिए बहुत नुकसानदायी है। क्या? फास्फोरिक एसिड है वो हमारे दांत के लिए ये मानो कि एक तरीके का क्या है, मीठा जहर, और इसका दूसरा नाम है वो क्या है, इसे मीठा जहर भी कहा जाता है। उसके बाद इसे अगला क्या दे रखा है कि एथिलीन ग्लाइकोल। क्या? एथिलीन ग्लाइकोल। ये एथिलीन ग्लाइकोल इसके अंदर क्यों मिलाया जाता है? ये इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि ये है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसी एथिलीन ग्लाइकोल के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये कोल्ड ड्रिंक है वो जमती नहीं है। या ये जो आपका शीतल पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक को क्या कहा जाता है? शीतल पेय। हिंदी में नाम क्या होता है इसका? शीतल पेय। ये है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सब कुछ जम जाता है, पानी तो 100% जम जाता है, वहां तक भी ये कोल्ड ड्रिंक उस टेम्परेचर, क्योंकि इसका स्टोरेज है वो हमेशा कोल्ड में किया जाता है। हम देखते हैं कि हम भी दुकान पे जाके ये कहते हैं कि हाँ ठंडी सी देना, कोल्ड ड्रिंक है वो क्या, ठंडी सी देना, और वो हमें फ्रिज से निकाल कर देता है। तो फ्रिज में के अंदर इतना टेम्परेचर होता है, अगर उसके साथ में एक पानी की बोतल रख दी जाए तो वो कब की जम जाती है, लेकिन ये नहीं जमती। क्यों? एथिलीन ग्लाइकोल के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये है वो नहीं जमती हैं। और इसको क्या कहा जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल को, इसको नहीं, एथिलीन ग्लाइकोल को क्या कहा जाता है? मीठा जहर है वो एथिलीन ग्लाइकोल को कहा जाता है। उसके बाद 3 प्रकार के और एसिड दे रखे हैं, बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल, एरिथोर्बिक और बोरिक अम्ल, ये 3 प्रकार के एसिड हैं, वो इसको क्या बनाते हैं? वो कोल्ड ड्रिंक को अम्लीय बनाते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक को क्या बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। इनसे क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊं कि शरीर, पेट के अंदर क्या होना? जलन होना, खट्टी डकारें आना। पीते ही, कोल्ड ड्रिंक पीते ही आती है ना, हम कहते हैं कि बोलो नाक से डकारें आ रही हैं, वो खट्टी डकारें हैं, वो किसके कारण आती हैं? वो इन अम्लों के कारण आती हैं। या फिर ये जो आपका दे रखा है इसके अंदर चिड़चिड़ापन है, एसिडिटी है, और हड्डियों के विकास के अंदर भी क्या है? अवरोध, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन और हड्डियों के विकास के अंदर भी अवरोध है वो ये अम्ल है वो उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा साथ में एक चीज और मिलाई जाती है ना इसमें, कैफीन। ये नशीला पदार्थ होता है ये भी, ठीक है। उसके अलावा क्या डाला जाता है? पीपीएस शीशा इसके अंदर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पीपीएस शीशा, वो भी इसके अंदर डाला जाता है। उससे क्या होता है? मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर और मांसपेशियों के लिए घात, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए क्या है? ये जो पीपीएस जो शीशा है ये इनके लिए है वो घातक है। इसके अलावा इसके अंदर मिली हुई कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द, नींद नहीं आना और सिर दर्द होना, ये किससे होते हैं? ये इसके अंदर जो कैफीन की मात्रा मिली हुई होती है उसके कारण। अब देख लो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है उससे कितने रोग होते हैं। कैंसर हो सकता है, प्रजनन संबंधी रोग हो सकता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र है उसके अंदर खराबी हो सकती है। क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? ये वो तंत्र होता है जो बीमारियों से लड़ता है। शरीर में आने वाले जितने भी कुप्रभाव है इनसे ये एक बार लड़ने की कोशिश करता है। अगर कामयाब हो जाता है तो हम बीमार नहीं होते हैं, और अगर ये उस लड़ाई में पूरा सफल नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं हम बीमार हो जाते हैं। फिर आता है फास्फोरिक एसिड जो लोहे को भी गला देता है और ये सबसे ज़्यादा दांतों को है वो नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका काम क्या होता है? ये इसको जमने नहीं देता है, कोल्ड ड्रिंक को जमने नहीं देता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मीठा जहर भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मीठा जहर भी कहा जाता है। उसके बाद बेंजोइक एसिड, एरिथोर्बिक और बोरिक एसिड ये हैं, ये कोल्ड ड्रिंक को अम्लीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। और इनसे क्या होता है, जलन है, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी होना, चिड़चिड़ापन होना, हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न करना, ये सब बीमारियां इनसे होती हैं। उसके बाद पीपीएस सीसा है, ये मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए क्या होता है, घातक होता है। उसके बाद कैफीन, तो कैफीन भी इसके अंदर मिला हुआ होता है, इससे सिर दर्द और नींद नहीं आना जैसी बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। उसके बाद है दूध का और दे रखा है, उसके लिए भी हम अभी चर्चा करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं अपन। आगे चर्चा करते हैं। देखिए जो भी डिटेल है वो मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दी है, ताकि हमारी क्लास है वो आज की क्लास के टाइम के अंदर ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ाते वक्त साथ साथ लिखता तो शायद 15-20 मिनट मेरे को ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी ये पहले लिख दिया। चलिए अब देखो दूध है, दूध के अंदर क्या मिला हुआ आता है। तो देखो मैं बात करूँ कि सब एक जैसे यूपी सरकार के जो खाद्य विभाग है उसने एक सर्वे किया, सर्वे के अंदर क्या बात निकल के आई कि भैया 25% से ज़्यादा लोग, 25% से ज़्यादा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नकली दूध पी रहे हैं। अब बात ये है कि हम भी, हमारी जैसे रोज हम आसपास देखते कि लोग हैं वो शहरों की तरफ जाकर रहने लग गए और गांव से निकलकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो गांव में जा रहे हैं, या जो फिर जो गांव के अंदर भी जो रह रहे हैं ना, वो क्या है कि धीरे धीरे इस पशुपालन से हैं वो दूर होने लगे। अब लोगों की डिमांड हो गई, ज़्यादा दूध चाहिए, ज़्यादा खपत हो गई उसकी ज़्यादा, और दूध का उत्पादन हो रहा है कम। तो जब उत्पादन कम और खपत अगर उसकी ज़्यादा होने लग जाए तो एक ये तरीका बचता है कि हम है वो नकली दूध है वो वहाँ बेचकर वो उनकी डिमांड है वो पूरी करें। ठीक है, और इससे क्या है कि प्रॉफिट भी है वो ज़्यादा कमाया जा सकता है। अब शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि दूध ओरिजिनल नहीं मिल रहा। पहले तो दूध के अंदर क्या है कि सिर्फ पानी की मिलावट की जाती थी, और अब क्या है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल, ऐसी चीज़ें हैं वो हम इस दूध के माध्यम से शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है वो एक नुकसानदायक। अब यूरिया है, जैसे आप सभी ने देखा है, तो यूरिया कैसी आती है, वाइट कलर की आती है ना, तो उसका मिश्रण ऐसा मिला दिया जाता है कि हमें पता नहीं चलता, उसका स्वाद भी इस तरीके से चेंज किया जाता है कि हमें लगता है क्या है, दूध है, पाउडर वगैरह है, ये सब आते हैं। तो ठीक है, तो ये है, ये दूध के अंदर इन सब चीज़ों की मिलावट की जाती है। सरसों का तेल, सरसों के तेल के अंदर किस चीज़ की मिलावट की जाती है, सत्यानाशी के बीज, जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्जिमोम कहा जाता है, या फिर सस्ता पाम ऑयल आता है। ये जो सस्ता तेल है ना, ये उसके अंदर मिला दिया जाता है, किसके अंदर, सरसों के तेल के अंदर। देसी घी, ये तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, वनस्पति घी मिलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डालडा घी। उस डालडा घी जो बहुत सस्ता आता है, उसे क्या है कि देसी घी का नाम देकर 500, 600, 700 रुपये पर केजी उसको बेचा जाता है। मैं बात करूं मिर्च की, तो मिर्च के अंदर क्या मिलाया जाता है, ईंट कैसी होती है, लाल, उस ईंट का बुरादा है वो इस मिर्च के अंदर मिला दिया जाता है कि पता नहीं चलता। और ऐसे ही गंधक का रंग भी कैसा होता है, लगभग लाल ही होता है, तो वो है वो मिर्च के अंदर मिला दिया जाता है। अब बात करूं कि मैं सौंफ की, सौंफ के अंदर क्या है कि इस सौंफ को ये कृत्रिम हरा रंग है वो दिया जाता है, ताकि हमें दिखने में क्या लगे, अच्छी लगे, एकदम पकी हुई लगे। ठीक है, और उसके अलावा हल्दी, हल्दी के अंदर क्या है, ये देखो, ये चीज़ें बहुत आसानी से याद होने वाली हैं। पीली मिट्टी, हल्दी कैसी होती है, पीली, तो उसके अंदर पीली मिट्टी मिला दिया जाए ताकि हमें पता नहीं चले। लेड ग्रोमेट, और जब अगर खाने में अगर कभी उस चीज़ का एहसास भी हो जाता है ना, तो हम उसको ऊपर गौर नहीं करते। क्या, अगर मिट्टी हल्की सी खाने में आ गई तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं हाँ बनाते वक्त कुछ गिर गया होगा ऐसा, लेकिन वो क्या है, वो तो क्या है, हल्दी में से निकल के आ रही है, लेड क्रोमेट है, ये इसके अंदर पीस के मिलाया जाता है। मैं बात करूं धनिया, धनिया के अंदर भी क्या मिलाया जाता है, गंधक है वो मिलाया जाता है। काली मिर्च के अंदर क्या है कि पपीते के बीज आते हैं ना, उनको पीस कर काली मिर्च के अंदर डाल दिया जाता है। या
या फिर नहीं, पीस कर नहीं, सॉरी, ऐसे ही डाला जाता है, क्योंकि पपीते के बीज आपने देखे होंगे बिल्कुल काली मिर्च के जैसे होते हैं, साइज में लगभग मामूली से थोड़े से बड़े होते हैं, बाकी लगभग वैसा ही होते हैं। तो वो है, वो काली मिर्च के अंदर डाल दिए जाते हैं और हमें उस चीज़ का आभास भी नहीं होता, क्योंकि जब वो बीज सूख जाते हैं, कभी देखना जब पपीता खाओ तो पपीते को जब आप रखोगे तो जब वो सूख जाए ना, वो बीज को रखना एक बार, वो सूख जाए तो बिल्कुल काली मिर्च जैसे लगते हैं। फल सब्जियों के अंदर क्या है कि रासायनिक इंजेक्शन दिए जाते हैं इनके तुरंत बड़े होने के लिए। रात को इंजेक्शन लगा के छोड़ा, रात को दवाई छिड़क के छोड़ी, और सुबह देखते हैं तो रात को घिया इतनी थी, सुबह घिया इतनी मिलती है और तुरंत मार्केट में चली जाएगी। वो है क्या, वो उसके अंदर जहर है। लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव किया जाता है इनको ताज़ा रखने के लिए। इस चीज़ का जब स्टोरेज होता है इनका तो वहाँ इसका छिड़काव है वो किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है किसके लिए, सफ़ेदी के लिए। जो सब्जियां ऐसी होती हैं जो कलर में सफ़ेद होती हैं, उन पर वो सफ़ेदी ज़्यादा दिखने के लिए, जैसे फूल गोभी आती है तो वो दिखने में एकदम सफ़ेद लगे, कहीं उसके ऊपर और को कुछ ना दिखे, तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है कि जो उसके फूल हैं वो एकदम सफ़ेद ऐसे खिले खिले ताज़ा ताज़ा दिखाई देते हैं। बेसन है, बेसन में क्या है, मक्के का आटा है वो मिला दिया जाता है। दाल चावल है, इनके ऊपर भी क्या है, बनावटी रंग चढ़ा दिया जाता है। महंगी दालों के अंदर कुछ सस्ती दालें हैं वो मिला दी जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, मिलावट है वो होती है। अब मैं बात करूं कि अगली चीज है वो क्या है, दवाइयों में मिलावट। या दवाइयों में मिलावट इस कदर होती है जिसको मतलब पूछो ही मत। क्यों, इन सब चीजों के अंदर अगर कुछ स्वाद में चेंज आ गया तो वो चीज हमें मालूम हो जाएगी। इनके तो स्वाद का भी नहीं पता, इनके तो स्वाद का भी नहीं पता, कैसा भी हो सकता है, खट्टी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, मीठी हो सकती है, कैसी भी हो सकती हैं। अगर स्वाद में चेंज हुआ तो भी हाँ यार दवाई है, हो सकती है ऐसा ही स्वाद होगा, हम वहां तक सोचते ही नहीं है। ये अगर ये सब चीजें हम खा लेते हैं, ये खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के केमिस्ट के पास भेजता है, केमिस्ट दवाइयां मिली हुई देता है। अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, क्या इलाज बचेगा आपके पास। तो वो क्या होता है कि अब दवाइयों के अंदर देखो मिलावट इस कदर इतनी हाई लेवल तक पहुंच गई है और इतनी नुकसानदायी है कि जैसे सरकार को अगर कुछ नियम बनाने हो तो वो क्या करती है, एक कमेटी बनाती है, उसके अंदर 3 4 5 लोग ऐसे रखती है जो उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हों, उस फील्ड के अंदर उनको अच्छा नॉलेज हो, या फिर एक अच्छे लेवल के जो अधिकारी वगैरह हैं उन सब चीज़ों को उन सब व्यक्तियों को उस कमेटी के अंदर रखा जाता है। तो क्या है कि एक मासेल्फ कमेटी बनाई गई थी किसके लिए, उस नकली दवाइयों के लिए। नकली दवाइयों के अंदर जांच के लिए एक ऐसी कमेटी निर्धारित की थी कि आप जांच कीजिए, उसके बाद हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक कानून है वो बनाएंगे। तो मासेलकर जो समिति थी उसने क्या, मासेलकर समिति बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी, ये देखिए आपकी बुक के अंदर दे रखा है, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट में दे रखा है कि दवाइयों की समस्या, नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मासेलकर समिति। ठीक है, तो ये मासेलकर समिति किसके लिए बनाई गई थी, जो नकली दवाइयां हैं उनके ऊपर ये मानो कि भाई एक अध्ययन करने के लिए कि किस हद तक ही कारोबार होता है। तो उसने क्या किया, जो अपनी रिपोर्ट सौंपी ना, उसके अंदर जो नकली दवाइयों का धंधा करता है उसको किस मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था कि भैया जो नकली दवाइयों का धंधा करता है, उसका व्यापार करता है, अगर वो पकड़ में आता है तो उसको है ना सीधा जो फांसी की सजा है वो देनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये काम है ये कितना हानिकारक है। ठीक है, अब चर्चा ये आती है कि क्या सरकार इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाती, क्या सरकार कोई कदम नहीं उठाती। मैं बात करूं कि जो खाद्य एक 1954 के अंदर क्या हुआ था, 1954 के अंदर एक अधिनियम इन्होंने पारित किया था, मैं यूं कहूं कि कानून बनाया गया था। और वो कानून क्या था, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, ऐसे कुछ नाम था उसका, क्या था, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि 65 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं
उनके अंदर होने वाली जो मिलावट है उसके अलग वो इस 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के जो मानक है वो उन्होंने तय किए थे। लेकिन सबसे बड़ी फिर कमजोरी क्या आ जाती है वो ये कि जब तक अपना जो सरकारी महकमा है, जो सिस्टम है, वो अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा या लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। अब देखो सजा का प्रावधान है लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमे चलती है, बहुत धीमे चलती है। कोई जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसे सजा सुनाते सुनाते सालों लग जाते हैं। तो और कहीं ना कहीं कुछ धन बल या फिर कुछ राजनीतिक पहुंच या फिर और किसी रीजन से ये अपराधी हैं वो जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बाहर आने के बाद फिर वही धंधा चालू रहता है। ठीक है, देखिए ये दे रखा है कि 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA कहा जाता है इसको। इस कानून का 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशी या मिलावट का नियमन करता है कि इसमें 65 खाद्य पदार्थ हैं वो ऐसे दिए हुए हैं कि 65 खाद्य पदार्थ इस श्रेणी के अंदर लिए गए थे कि इनमें क्या होती है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से मिलावट ये होती है। और उसके अलावा यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितना भी कठोर हो लेकिन जब वही बात है ना कि अब जो लोग सरकारी इस महकमे के अंदर हैं कि वो जैसे जब फूड का डिपार्टमेंट है उसके अंदर है वो जांच करने जाते हैं, अगर वो जांच सही ढंग से अपना काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ये सब चीजें हैं, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। जब तक कामचोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच शक्ति और जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से नहीं चलना और धन चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन अगर नहीं होगा तो ये मिलावट है ये नहीं रुकेगी। आवश्यकता किसकी है कि भैया एक अच्छी नीति बननी चाहिए और उस पर ठोस कदम उठने चाहिए और कानून चाहिए कितने ही कठोर बना लो, अगर उसकी पालना ढंग से नहीं होती है या फिर जो विभाग है वो उस पर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, एक यूं कहूं कि बिना किसी भ्रष्टाचार के और अपना जो कार्य है उसको अगर सही ढंग से नहीं करेगा तो ये सब चीजें नहीं रोकी जाएंगी। तो ठीक है, आज का चैप्टर है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, एक बार ये पढ़ लोगे तो क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन है वो हो जाएगा, हल्का हल्का ये पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। बाकी कल इसके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और फिर अपना चैप्टर है वो तो देखो कंप्लीट हो गया, एक बार क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, कमेंट करके ये बता दो कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है, सेकंड चैप्टर ही शुरू करूँ या इसके अलावा कोई और चैप्टर मैं शुरू करूँ, वो कमेंट करके मेरे को बता देना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।